आज की सभा में उपस्थित बुलंदशहर नगर के सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी श्री कैलाश भाई, आज की सभा के सभापति महोदय, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं। मुझे आपसे संवाद करने का, कुछ बात करने का समय मिल रहा है। आप सभी से इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि बहुत अच्छे से उड़िया भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी में बात करता हूं। मेरी हिंदी सरल आसान होगी, आपको समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत देश की कथा कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। हमारा भारत देश पिछले कुछ वर्षों से बहुत गंभीर समस्याओं में फंस गया है और हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अगर हमने नहीं किया तो आने वाले समय में यह देश फिर से विदेशी शक्तियों का गुलाम हो सकता है। ऐसी संभावना पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। हमारा देश जिन गंभीर समस्याओं में फंसा हुआ है उनका समाधान हम सभी नागरिक मिलकर कर सकते हैं, ऐसा मुझे बार बार विश्वास होता है। पिछले 10, 12, 15 वर्षों से भारत की समस्याओं के बारे में कई गंभीर अभ्यास करने के बाद मुझे यह निष्कर्ष निकालने में आसानी हुई है कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय नागरिक मिलकर कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि हमारे भारत की किसी भी एक समस्या का समाधान सरकार नहीं कर सकती है। कोई राजकीय दल, कोई भी राजकीय पक्ष, कोई भी राजकीय पार्टी इस देश की किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते। पिछले आजादी के लगभग 59 वर्षों में हमारे देश में सभी राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवकाश मिला, समय मिला, लेकिन हमारे देश की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली गई। गरीबी भयंकर इस देश में एक समस्या के रूप में आई है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई उससे भी बड़ी समस्या है। गरीबी की स्थिति हमारे भारत में इतनी खराब है कि जब भी 107 करोड़ की आबादी वाला भारत देश, इसमें 44 करोड़ नागरिक भयंकर गरीबी में रहते हैं। 44 करोड़ नागरिकों को 2 समय खाने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं होता है। 44 करोड़ नागरिकों की आमदनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं, वो ये कि भारत में 15 करोड़ नागरिक इतने गरीब हैं जिनको एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया उपलब्ध नहीं होता है। 10 करोड़ नागरिकों की गरीबी इतनी अधिक है कि उनको एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपये उपलब्ध नहीं हो पाते और 5 करोड़ नागरिक तो बेरोजगारी की स्थिति है। मात्र भारत में सरकारी काम करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे भारत की सेना में काम करते हैं, भारत की राज्य की पुलिस में काम करते हैं, भारत के टेलीकम्युनिकेशन विभाग में काम करते हैं, रेलवे में, पोस्ट में, भारत के अनेक सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की जो आबादी है, जो परिवार हैं, वो लगभग 4.5 से 5 करोड़ है। माने 4.5 से 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको पूरे वर्ष में कोई ना कोई काम है, रोजगार है। बाकी हमारे भारत देश में भयंकर बेरोजगारी की स्थिति है। गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी अधिक है इस देश में जिसकी कोई कल्पना आप करना चाहें तो आज से लगभग 15 वर्ष पहले 1 लीटर पेट्रोल आप खरीदें बाजार में तो लगभग 3 से 3.25 रुपए का मिलता था। आज वही 1 लीटर पेट्रोल 50 रुपए का मिलता है। 15 वर्ष पहले 1 लीटर डीजल खरीदें तो लगभग 2 रुपए के आसपास मिलता था। आज वही 1 लीटर डीजल 38 रुपए का मिलता है। हमारे भारत में आज से 10 से 15 वर्ष पहले नमक जैसी वस्तु 15 से 20 पैसे किलो में मिलती थी। आज नमक की कीमत 7 रुपए किलो हो चुकी है। 15 वर्ष पहले वस्तुओं की जो कीमतें होती थी, आज उसमें 1000% से ज्यादा का बढ़ोतरी हुआ है। महंगाई इतनी तेजी से इस देश में बढ़ी है, सभी वस्तुओं की कीमतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। महंगाई बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, फिर भी हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि हमारा विकास हो रहा है। अभी समझने की बात यह है कि यह वास्तव में विकास हो रहा है या भारत विनाश की ओर जा रहा है। पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की इन्हीं समस्याओं पर अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, गरीबी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्यों हमारे समाज में इतनी ज्यादा असुरक्षा बढ़ रही है, क्यों हमारे समाज में इतनी ज्यादा वैमनस्यता बढ़ रही है और क्यों हमारे समाज में इतनी गैर बराबरी बढ़ रही है। इन सब समस्याओं पर अध्ययन करते समय मैं भारत देश के बहुत सारे विशेषज्ञों से मिलता रहता हूं।
और उनसे भी पूछता हूं कि आप बताइए भारत में गरीबी बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है, तो वो सभी लोग मुझे एक उत्तर देते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत अधिक हो गई है, भारत की लोक संख्या बहुत अधिक हो गई है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत की लोक संख्या अधिक होने से भारत की गरीबी और बेरोजगारी का क्या संबंध है। ये समझने के लिए मैंने बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए और उनका अभ्यास करना शुरू किया। तो बात जो समझ में आई वो कुछ और है। बात ऐसी है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी के बाद, तो उस समय हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी और उस समय भारत में गरीबों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी। जब भारत की लोक संख्या, जनसंख्या 34 करोड़ थी, तब भारत में गरीबों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी। अब भारत की जनसंख्या 160 करोड़ हो गई, अर्थात भारतीय जनसंख्या 3 गुनी बढ़ गई, लगभग 3 से 3.5 गुनी बढ़ गई। तो गरीबों की संख्या भी 3 से 3.5 गुनी बढ़ जानी चाहिए, अर्थात अभी गरीबों की संख्या 12 करोड़ होनी चाहिए अगर 160 करोड़ भारतीय नागरिक हैं तो। लेकिन सरकार के आंकड़े बताते हैं कि गरीबों की संख्या 44 करोड़ है, जबकि भारत की संख्या, भारत के लोगों की संख्या 160 करोड़ है। अगर गणित का सीधा सीधा सा कैलकुलेशन करें, मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, तो बात ये समझ में आती है कि हमारी जनसंख्या 34 करोड़ से 160 करोड़ हुई। इसका माने जनसंख्या में 3 से 3.5 गुना वृद्धि हुई, और दूसरे शब्दों में कहें तो 300 से 350% वृद्धि हुई। तो गरीबों की संख्या में 4 करोड़ से 44 करोड़ की जो वृद्धि है वो तो 11 गुनी हो गई, माने 1100% हो गई। जनसंख्या बढ़ी है 350% और गरीबी बढ़ गई 1100%। जनसंख्या बढ़ गई 3 गुनी, गरीबी बढ़ गई 11 गुनी। तो इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या और गरीबी का कोई संबंध दिखाई नहीं देता, कोई संबंध नहीं दिखाई देता। गणित का सूत्र जनसंख्या बढ़ने के लिए जो है वही गरीबी बढ़ने के लिए होना चाहिए। अगर जनसंख्या 3 गुनी बढ़ी है तो गरीबी 3 गुनी बढ़नी चाहिए, लेकिन गरीबी तो 12 गुनी बढ़ चुकी है, 11 गुनी बढ़ चुकी है। बेरोजगारी का अगर समझने की कोशिश करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश जब आजाद हुआ अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से, तो 2 करोड़ लोग बेरोजगार थे इस देश में। आज इस देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 10% बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी तो 1000% बढ़ी है। तो जनसंख्या तो बहुत कम बढ़ती है, बेरोजगारी उससे ज्यादा बढ़ती है। जनसंख्या तो बहुत कम बढ़ती है, गरीबी उससे भी ज्यादा बढ़ती है। इसका कारण क्या है? ये बात मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को कही कि अगर हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है तो जितनी जनसंख्या बढ़ी उतनी गरीबी बढ़नी चाहिए, लेकिन जनसंख्या से 3 गुनी ज्यादा गरीबी बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ोतरी से 3 गुनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है हमारे देश में? तभी वो सारे के सारे अर्थशास्त्री चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद अर्थशास्त्र का ये सिद्धांत गलत होता है भारत देश में। एक अंतरराष्ट्रीय यूरोप में अर्थशास्त्री होता था 17वीं शताब्दी में, उसका नाम था जेके माल्थस। उसने एक सिद्धांत बनाया कि जो देश में जनसंख्या बढ़ती है उसी देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। उसी सिद्धांत को भारत के सभी राजनेता, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जितने भी नेता इस देश में हैं, उसी जेके माल्थस के सिद्धांत को भारत के लोगों के ऊपर आरोप के रूप में लगाते रहते हैं कि चूंकि भारतवासी जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं इसलिए ये गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती रहती है। फिर मैं इन्हीं नेताओं से जब बात करता हूं कि अच्छा ठीक है, भारत की जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ गई, भारत की जनसंख्या बढ़ी है तो बेरोजगारी बढ़ गई, तो ये सिद्धांत दुनिया के सभी देशों पे लागू होना चाहिए। अगर ये भारत पर लागू होता है तो सभी देशों पे लागू होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए अमेरिका की आबादी पिछले 50 साल में कितनी बढ़ी है उसका मैंने जानने की कोशिश की, तो पता चला कि आज से 50 साल पहले अमेरिका की जो आबादी थी वो लगभग 4 से 4.5 करोड़ थी। इस समय सन 2006 में अमेरिका की आबादी 27 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ है कि अमेरिका की आबादी 5 गुनी बढ़ी है। 4.5 करोड़ से अभी 27 करोड़ हो गई।
लगभग 5 गुनी अमेरिका की आबादी बढ़ी है, तो अमेरिका में गरीबी कम से कम 5 गुनी बढ़नी चाहिए। और भारत के सूत्र को अगर अपनाएं तो अमेरिका में बेरोजगारी और गरीबी 10 से 15 गुनी अधिक होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो पता चला कि पिछले 50 साल में अमेरिका की आबादी 5 गुनी बढ़ी है और अमेरिका की अमीरी 1000 गुनी बढ़ गई है। आज से 50 साल पहले अमेरिका में सबसे गरीब आदमी की जो 1 वर्ष की आमदनी होती थी वो $50 मानी जाती थी। आज अमेरिका में सबसे गरीब आदमी की 1 वर्ष की आमदनी $50,000 है। 50 साल पहले अमेरिका का सबसे गरीब आदमी $50 1 वर्ष में कमाता था। अब सन 2006 में अमेरिका का एक आदमी सबसे गरीब 1 साल में $50,000 पाता है। तो अमेरिका में आबादी बढ़ने से अमीरी बढ़ती है, तो भारत में आबादी बढ़ने से गरीबी क्यों बढ़नी चाहिए? और अमेरिका जैसा ही एक दूसरा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की आबादी पिछले 50 साल में लगभग 10 गुनी बढ़ी है। आज से 50 वर्ष पूर्व स्विट्जरलैंड में लगभग 4.5 से 5 लाख लोग रहते थे। अब स्विट्जरलैंड की जो जनसंख्या है वो 65 से 70 लाख हो गई है, माने लगभग 12 से 13 गुनी उनकी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन स्विट्जरलैंड की अमीरी पिछले 50 साल में 10,000 गुनी बढ़ी है। अमेरिका में अमीरी बढ़ रही है, स्विट्जरलैंड में अमीरी बढ़ रही है, डेनमार्क अमीर हो रहा है, स्वीडन अमीर हो रहा है, फ्रांस अमीर हो गया। ब्रिटेन में इतनी अमीरी बढ़ी है पिछले 50 साल में कि ब्रिटेन के सबसे गरीब आदमी की 50 साल पहले की इनकम 50 स्टर्लिंग पाउंड थी। अब ब्रिटेन के सबसे गरीब आदमी की आज की सन 2000 की इनकम 60 से 65,000 स्टर्लिंग पाउंड 1 साल की है। तो ब्रिटेन अमीर हो गया, फ्रांस अमीर हो गया, अमेरिका अमीर हो गया, डेनमार्क अमीर हो गया। जबकि इन सभी देशों की जनसंख्या बढ़ी है, तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी कैसे आ गई? अगर फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती है तो फ्रांस अमीर होता है, ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ती है तो ब्रिटेन अमीर होता है, अमेरिका की जनसंख्या बढ़ती है तो अमेरिका अमीर होता है। तो भारत की जनसंख्या बढ़ने से भारत अमीर क्यों नहीं होना चाहिए? भारत क्यों गरीब होना चाहिए? क्यों बेरोजगारी का देश होना चाहिए? ये प्रश्न जब मैं भारत के सभी नेताओं से पूछता हूं तो वो कोई उत्तर नहीं देते। वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये बहुत समय तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, लगभग 5 वर्षों तक, सन 1991 से लेकर 1996 तक। उस समय जब ये वित्त मंत्री थे तब यही प्रश्न मैंने इनको पूछा कि अगर आप ये मानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, तो यूरोप और अमेरिका के जो दोस्त देश हैं उनकी जनसंख्या तो बहुत बड़ी है 50 साल में, उनके यहाँ गरीबी क्यों नहीं बढ़ती? उनके यहाँ बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ती? उनके यहाँ भूखमरी क्यों नहीं होती? अमेरिका के किसी भी न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज क्यों नहीं आती कि अमेरिका में हर साल किसान भूख से मरते हैं, आत्महत्या करते हैं? ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें क्यों नहीं आती? फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं होता? जर्मनी में ऐसा क्यों नहीं होता? स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं होता? अगर ये सिद्धांत जेके माल्थस नाम के अर्थशास्त्री का भारत के ऊपर सही साबित होता है तो यही सिद्धांत अमेरिका पर सही होना चाहिए। और अगर अमेरिका पर सिद्धांत अलग है और भारत पर अलग है तो वो सिद्धांत ही गलत है, उसको मानना क्यों चाहिए? उसको हटा देना चाहिए, वो सिद्धांत ही गलत है। जब इस तरह के प्रश्न मैंने हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और भूतपूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से किए, इसी तरह का प्रश्न एक बार मैंने भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से किया, इसी तरह का प्रश्न मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को किया, इसी तरह के प्रश्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह चंद्रशेखर, सबको किया, लेकिन उनमें से कोई भी उत्तर नहीं दिया। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने ईमानदारी से कहा कि देखो, भारत की गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने का कारण जनसंख्या नहीं है, क्योंकि अगर जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी का कारण होती तो दुनिया का सबसे गरीब देश इस समय चीन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। चीन में इस समय 148 करोड़ लोग रहते हैं और दुनिया का सबसे गरीब देश चीन को होना चाहिए। लेकिन अर्थव्यवस्था के सूचकांकों के अनुसार इस समय दुनिया में सबसे अमीर देशों में चीन का स्थान दूसरा है। दुनिया में सबसे अमीर देश इस समय पहले स्थान पर माना जाता है वो है स्विट्जरलैंड, और दूसरा सबसे अमीर देश अब दुनिया में माना जाता है वो है चीन, और तीसरा सबसे अमीर देश दुनिया में माना जाता है वो अमेरिका, चौथा सबसे अमीर देश दुनिया में माना जाता है कनाडा, पांचवा सबसे अमीर देश दुनिया में है फ्रांस,
फिर है ब्रिटेन, फिर है डेनमार्क, फिर है नॉर्वे, फिर है जर्मनी। ये सभी अमीर देश हैं और इन अमीर देशों की सूची में चीन का स्थान दूसरा है, जबकि चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, 148 करोड़। तो अगर जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है, तो चीन दुनिया का सबसे गरीब देश होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला देश होना चाहिए। लेकिन अर्थव्यवस्था के सूचकांक बताते हैं कि चीन तो दुनिया में अमीर देशों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो चीन में क्यों नहीं होता ऐसा? वहां तो जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी क्यों नहीं बढ़ती? भारत में ही ऐसा क्यों है? ये गंभीर प्रश्नों पर पिछले कई वर्षों से मैं अभ्यास करता हूं, चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, तो जानकारी जो मिली है वो कुछ दूसरी है। भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी, भारत की महंगाई का जनसंख्या के साथ कोई संबंध नहीं है। भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी और भारत की महंगाई का संबंध अगर है तो हमारे देश के भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ है, हमारे देश की भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ है, हमारे देश के भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था के साथ है। हमारी पूरी की पूरी शासन व्यवस्था भ्रष्ट है, हमारी राजनीतिक पार्टियां महाभ्रष्ट हैं और हमारे नेता महामहिम भ्रष्ट हैं। ये हमारी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का कारण है। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको सीधी सीधी सच्ची सच्ची कुछ बातें समझाता हूं कि अगर हमारे नेता भ्रष्ट नहीं होते, हमारी शासन व्यवस्था भ्रष्ट नहीं होती, हमारे देश की ये प्रशासन व्यवस्था भ्रष्ट नहीं होती, तो भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में पहले स्थान पर होना चाहिए। जो इस समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती में आता है। हमारी शासन व्यवस्था के भ्रष्टाचार का नमूना है कि हमारा देश गरीब है। एक उदाहरण से समझाता हूं। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष नागरिक सरकार को टैक्स भरते हैं। आप सभी नागरिक अपने जीवन में जितनी भी आमदनी कमाते हैं, उस आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में आप देते हैं। हमारे भारत के नागरिक दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले नागरिक हैं। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का मैंने अभ्यास किया है तो पता चला कि भारतीय नागरिकों पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। भारत के नागरिक दो तरह से टैक्स सरकार को देते हैं। एक तो टैक्स होता है जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है सरकार सीधे आपकी जेब से पैसा निकाले टैक्स के नाम पर, वो डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि सरकार आपकी जेब से पैसा नहीं निकाले, बल्कि सरकार ने बनाए हुए बहुत सारे डिपार्टमेंट आपकी जेब से पैसा निकाले, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सरल भाषा में कहूं तो इनकम टैक्स अगर आप देते हैं सरकार को तो ये डायरेक्ट टैक्स है, आयकर। कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप भरते हैं तो ये डायरेक्ट टैक्स है। और इनके अलावा जितने भी टैक्स आप भरते हैं, जैसे सेल्स टैक्स है, रोड टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स है, एग्जिट टैक्स है, एंट्री टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सारे के सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एक दिन मैंने सूची बनाई कि भारतीय नागरिकों पर कुल कितने टैक्स लगते हैं। तो भारत सरकार के लेकर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक भारतीय नागरिकों के ऊपर 63 तरह के टैक्स लगते हैं, 63 टैक्सेस। केंद्र सरकार के जो टैक्सेस हैं वो क्या क्या हैं? कस्टम ड्यूटी 1, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2, सेंट्रल सेल्स टैक्स 3, फिर उसके बाद सर्विस टैक्स 4, फिर इनकम टैक्स 5, फिर कॉर्पोरेट टैक्स 6, फिर वेल्थ टैक्स 7। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 13 टैक्सेस हैं। फिर उसके बाद राज्य सरकार के, तो राज्य सरकार के जो सबसे पहला टैक्स है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टेट सेल्स टैक्स, फिर रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर एग्जिट टैक्स, फिर एंट्री टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। राज्य सरकार के 23 टैक्स हैं। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके टैक्स। तो तीनों मिलाकर 63 तरह के टैक्स आप सभी नागरिक प्रतिवर्ष सरकार को देते हैं। मैंने उसका एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत के नागरिक ये जो टैक्स देते हैं उसकी रकम कितनी है, धनराशि कितनी है। तो उसका आंकड़ा ये है, पिछले साल का, सन 2005 में भारत के नागरिकों ने भारत की सरकारों को 7,50,000 करोड़ रुपए का टैक्स दिया। 7,50,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? 7,50,000 करोड़ रुपए को आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते।
कैलकुलेटर फेल हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर में अधिकतम 12 अंक आते हैं और 7,50,000 करोड़ लिखने में 14 अंक हैं। 7,50,000 करोड़ रुपए का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं आपको। हमारे भारत देश के इस समय के बाजार में सबसे महंगी चीज अगर कोई है बिक रही, वो है सोना। 10 ग्राम सोना आप खरीदेंगे तो लगभग आपको 7,500 रुपए में मिलेगा। तो एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 7.5 लाख करोड़ रुपए में कितना सोना मिलेगा। 7,500 रुपए में 10 ग्राम सोना मिलेगा, तो 7.5 लाख रुपए में 1 किलो सोना मिलेगा। तो 7.5 लाख करोड़ रुपए में 1 करोड़ किलोग्राम सोना मिलेगा, और 1 करोड़ किलोग्राम सोना इतना होता है कि पश्चिमी उड़ीसा के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत के नागरिकों ने एक वर्ष में सरकार को जितना पैसा टैक्स में दिया है, उतने पैसे से अगर सोना खरीद लिया जाए तो उड़ीसा का आधा हिस्सा एक ही वर्ष में सोने की सड़कों से हो जाएगा। अगले वर्ष में पूरा उड़ीसा सोने की सड़कों से हो जाएगा, और मुश्किल से 30-35 वर्षों में भारत के हर राज्य की सड़क सोने से बन जाएगी। इतना टैक्स हम हर साल देते हैं। तो एक साल के टैक्स के पैसे से भारत का एक राज्य का आधा हिस्सा सोने की सड़क से मढ़ा जा सकता है। तो लगभग 30 से 35 साल के टैक्स के पैसे से भारत के एक एक गांव की सड़क को सोने से बनाया जा सकता है। अब आप देखिए कि हम टैक्स कभी से दे रहे हैं। हमने टैक्स भरना शुरू किया 15 अगस्त 1947 से भारत की सरकार को। उसके पहले हम टैक्स देते थे अंग्रेजों की सरकार को। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी, तो भारत के नागरिक अंग्रेजों को टैक्स भरते थे, और अंग्रेज पूरा का पूरा टैक्स भारत से लूटकर इंग्लैंड में लेकर जाते थे। जब भारत के नागरिकों का टैक्स अंग्रेजों की सरकार लेती थी और पूरा टैक्स इंग्लैंड चला जाता था, और 250 वर्षों तक यह सिलसिला चला, तो अंग्रेज उस टैक्स के पैसे से करोड़पति हो गए और भारत के नागरिक सबके सब रोडपति हो गए। माने भारत के नागरिक तो गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए। टैक्स का इतना पैसा लंदन चला गया कि भारत के खजाने में पैसा ही नहीं था, और इंग्लैंड उसी 250 साल के टैक्स के पैसे से दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश बन गया। ये बात को सबसे पहले पहचान किया हमारे भारत के एक महान अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये बात पहचान लिया कि अंग्रेजों की सरकार भारत से जो टैक्स ले रही है, और ये पूरा का पूरा टैक्स भारत से इंग्लैंड जा रहा है, ये भारत की लूट हो रही है। यही बात दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक में लिखी। उस पुस्तक का नाम है द ड्रेन फ्रॉम इंडिया। आप में से किसी को भी ये पुस्तक पढ़ने को मिले, जरूर पढ़िए। बहुत अच्छी पुस्तक है ये समझने के लिए कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा और कितना लूटा। द ड्रेन फ्रॉम इंडिया दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसी पुस्तक को पढ़कर भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे ऊधम सिंह हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लोकमान्य तिलक रहे हो, चाहे विनायक दामोदर सावरकर रहे हो, जितने भी क्रांतिकारी भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, वो सब इस पुस्तक को पढ़कर आए, द ड्रेन फ्रॉम इंडिया। उस पुस्तक को पढ़कर भारतीय नागरिकों का खून खौलता था, और उनको पता चलता था कि अंग्रेजों की सरकार कितनी लूटमार कर रही है। लूटमार का तरीका क्या था? अंग्रेजों ने भारतीय नागरिकों पर भयंकर टैक्स लगा रखा था, और वो टैक्स की व्यवस्था कुछ इस तरह से की हुई थी उन्होंने कि भारत के नागरिक कुछ भी वस्तु का उत्पादन करें तो उत्पादन पर ही अंग्रेजों की सरकार को टैक्स देना पड़ता था। वस्तु को उत्पादन करने पर ही टैक्स भरना पड़ता था, और उसी टैक्स को अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी का नाम दिया था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। माने आप कुछ भी सामान बनाइए, बनाने पर ही टैक्स भरिए। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो व्यक्ति सामान बनाएगा, सामान के बनाने पर टैक्स भरेगा। अब बनाए हुए सामान को बेचेगा तो अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा रखा। सामान को बेचने पर जो टैक्स था उसका नाम था सेल्स टैक्स, बिक्री कर। फिर कोई व्यक्ति सामान को बनाएगा तो टैक्स भरेगा, एक्साइज ड्यूटी, बेचेगा तो टैक्स भरेगा, सेल्स टैक्स। अगर सामान को बेचकर मुनाफा कमाएगा तो फिर उस पर टैक्स भरेगा, इनकम टैक्स, आयकर।
फिर अगर आप सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो सड़क पर से जाएंगे तो अंग्रेजों ने सड़क का एक टैक्स लगा रखा था, रोड टैक्स। अगर सड़क पर कहीं कोई पुल आएगा, ब्रिज आएगा, तो अंग्रेजों ने उसका एक टैक्स लगा रखा था, ब्रिज टैक्स। बाद में उसका नाम हो गया टोल टैक्स। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो गांव में सामान बनेगा उस गांव का एक टैक्स देना पड़ता था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जिस गांव में सामान बनेगा वहां से अगर दूसरे गांव में जाएगा तो गांव से सामान को निकालते समय एक टैक्स देना पड़ेगा, एग्जिट टैक्स, और जिस गांव में सामान जाएगा वहां देना पड़ेगा एंट्री टैक्स। ऐसे 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगा रखे थे। इनकम टैक्स जो अंग्रेजों ने लगाया था वो 96% होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी माल बेचकर अगर 100 रुपए का मुनाफा आपने कमाया तो 96 रुपए अंग्रेजों को टैक्स में भरना। एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने 350% लगाई हुई थी, 350%। इसका मतलब क्या है? कोई वस्तु का 100 रुपए का उत्पादन अगर आपने किया तो उस पर 350 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा आपको, तो वस्तु का मूल्य 450 रुपए हो जाएगा। अंग्रेजों ने सेल्स टैक्स लगाया हुआ था, उसकी रेट थी 70%, माने 100 रुपए की वस्तु बेच रहे हैं तो 70 रुपए उस पर टैक्स फिर सेल्स टैक्स के नाम पर देना पड़ेगा। तो ऐसे करके 23 टैक्स लगा रखे थे और हर साल हजारों करोड़ रुपए अंग्रेज यहां से लूट कर ले जा रहे थे टैक्स के नाम पर। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये अंग्रेज आए थे व्यापारी बनकर, बाद में इस देश के मालिक बन गए और इस देश से 250 साल से टैक्स ले रहे हैं और उसी टैक्स के भरने में भारत गरीब हो रहा है और इंग्लैंड अमीर हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी का कारण बताया था अंग्रेजों की सरकार का लगाया हुआ टैक्स। और दादा भाई नौरोजी कहा करते थे कि जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे उस दिन अंग्रेजी टैक्स भी चले जाएंगे और उसी से भारत अमीर होना शुरू हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी के इस सिद्धांत से महात्मा गांधी भी सहमत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सहमत थे, रास बिहारी बोस भी इससे सहमत थे, शचीन्द्रनाथ सान्याल भी सहमत थे। उस जमाने के जितने भी अर्थशास्त्री थे और क्रांतिकारी भी थे वो सब उनकी इस तर्क से सहमत थे कि जब तक अंग्रेजों की सरकार भारतवासियों पर टैक्स लगाती रहेगी भारतीय नागरिक अमीर नहीं हो सकते, गरीब ही गरीब रहेंगे। और जिस दिन अंग्रेजों की सरकार भारत से चली जाएगी भारत के नागरिकों पर टैक्स लगना बंद हो जाएगा, उसी दिन से भारत अमीर होता चला जाएगा। तो भारतीय क्रांतिवीरों ने भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए जो संग्राम किया उसका एक बड़ा कारण था अंग्रेजों के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। अंग्रेजों की सरकार ने किसानों पर भी टैक्स लगा रखा था और किसानों के टैक्स को लगान के नाम से वसूला जाता था। और भारत में लगभग 7,32,000 गांव थे, हर गांव से लगान वसूली के लिए अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और उसका रेट क्या होता था, किस दर से वो लगान वसूल किया जाता था? वो रेट ये था कि अगर कोई गांव जितना उत्पादन करेगा कम से कम उसका 50% और अधिक से अधिक 95% अंग्रेजों को लगान में देगा। इसका मतलब क्या है? कोई गांव के किसान ने 100 क्विंटल अन्न पैदा किया तो उसमें से 95 क्विंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा लगान में, 5 क्विंटल आप अपना रखिए गांव में। तो किसानों के ऊपर जो टैक्स था वो प्रोडक्शन के ऊपर 95% होता था। और कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारे गांव के किसान टैक्स नहीं भरते थे तो अंग्रेज उस गांव को जला देते थे, उस गांव के नागरिकों के घर जलाए जाते थे, गांव की महिलाओं को अंग्रेज सरकार उठवा लेती थी, उनके साथ बलात्कार किए जाते थे, गांव की माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए जाते थे। ये अंग्रेजों की नीति थी, नियम था और इसी के लिए कानून भी बनाया हुआ था। तो जब इतना अत्याचार इस देश में 250 साल अंग्रेजों का किसानों के ऊपर चला तो किसानों ने फिर फैसला किया कि अगर हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सारा टैक्स अंग्रेजों को भरना पड़ता है। तो भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों ने सोचा कि अब माल ही पैदा मत करो, माने खेती ही मत करो, क्योंकि खेती करो तो उत्पादन होता है, उत्पादन होता है तो अंग्रेजों को टैक्स भरना पड़ता है, तो खेती करना बंद कर दो। तो भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों ने अंग्रेजों के लगान से, टैक्स से बचाव करने के लिए खेती करना बंद कर दिया और लाखों एकड़ जमीन में 100 साल 150 साल खेती ही नहीं हुआ और वही जमीन हिंदुस्तान में बंजर हो गई, बेकार हो गई, जो आज भी हमारी आंखों के सामने है। तो इस तरह के अत्याचारी शासन व्यवस्था से भारत के किसानों को, भारत के उत्पादन करने वाले व्यापारियों को, मजदूरों को अंग्रेजों ने चूसा, लूटा, बर्बाद किया। 15 अगस्त 1947 को वो अंग्रेज चले गए और वो चले गए तो हमारे क्रांतिवीर जो जीवित थे उनके मन में एक कल्पना पैदा हुई कि अब अंग्रेज चले गए तो भारत से टैक्स की लूट भी बंद हो जाएगी और अब भारत धीरे धीरे अमीर हो जाएगा। और सभी क्रांतिवीरों ने कहा कि 20 साल में, 25 साल में भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा।
लेकिन जिन क्रांतिवीरों ने ऐसी कल्पना की थी और जिन क्रांतिवीरों ने ऐसे सपने देखे थे, उनको ये नहीं मालूम था कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो नेता इस देश में आएंगे वो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक काले अंग्रेज बन जाएंगे। अंग्रेज चले गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण होते ही उनको पूछा गया कि अंग्रेजों की सरकार ने जितने टैक्स लगाए थे आप उनका क्या करेंगे, उन टैक्सों को रखेंगे या हटाएंगे? क्योंकि भारत के सभी क्रांतिवीरों का सपना है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स भारत में नहीं रहने चाहिए। और अंग्रेजी सरकार के टैक्स के खिलाफ भारत में बहुत बड़े बड़े संग्राम हुए थे। महात्मा गांधी ने किया था नमक सत्याग्रह, नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में वो कार्यक्रम था। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्याग्रह किया था, बारडोली सत्याग्रह, वो किसानों के ऊपर लगाए गए लगान के विरोध में था। तो कई क्रांतिवीर नेता सत्ता में आ गए थे और उनसे पूछना शुरू किया पत्रकारों ने कि अब तो आप अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजी टैक्सों को भी यहां से हटाएंगे? तो उन्होंने कहा हम हटाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे। और वो आज तक सोच रहे हैं। अंग्रेजों के गए हुए हमारे देश में 59 साल पूरे हो गए हैं, 60वां साल चल रहा है। जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे, एक भी टैक्स भारत के आजादी के बाद के काले अंग्रेजों ने, माने आज के नेताओं ने हटाया नहीं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाया, वो आज भी लग रहा है। सेंट्रल सेल्स टैक्स अंग्रेजों ने लगाया, वो आज भी लग रहा है। इनकम टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया, वो आज भी हम दे रहे हैं। टोल टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया, वो आज भी दे रहे हैं। रोड टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया, वो आज भी हम दे रहे हैं। सेल्स टैक्स अंग्रेजों ने शुरू किया, वो आज भी हम दे रहे हैं। और हमें तो बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों के शुरू किए गए 23 टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, अंग्रेजों के जाने के बाद इन काले अंग्रेजों ने और लगभग 40 टैक्स लगा दिए हैं, वो भी हम दे रहे हैं। माने अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में टैक्स कम नहीं हुए हैं, बढ़ते ही बढ़ते चले गए हैं। और अंग्रेजों के जाने के बाद टैक्स चूंकि कम नहीं हुए, इसका माने लोगों की लूट बदस्तूर जारी है इस देश में। बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा टैक्स लगाकर, अब काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं टैक्स लगाकर। ये काले अंग्रेज कौन है? मनमोहन सिंह। ये काले अंग्रेज कौन है? पी चिदम्बरम। ये काले अंग्रेज कौन है? नवीन पटनायक। ये काले अंग्रेज कौन है? ये जितने भी नेताओं के नाम आप गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर, जिनको आप जानते हैं, ये सब काले अंग्रेज हैं। और मुझे ये बड़े दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों की आत्मा ही इनमें उतर गई है। और ये आज के नेता भी हमसे ऐसे ही टैक्स वसूल रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने वसूला था। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूं। ये आज के हमारे जो काले अंग्रेज नेता हैं, ये कितने टैक्स लेते हैं हमसे, एक उदाहरण से समझिए। आप जहां बैठे हुए हैं, आपके ठीक पीछे एक पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम कंपनी का है। आप अभी मेरा व्याख्यान सुनकर वहां जाइए और उसको पूछिए 1 लीटर पेट्रोल का भाव क्या है। पूछने की शायद जरूरत ना पड़े, आप सभी को मालूम है लगभग 50 रुपए के आसपास होगा। और 1 लीटर डीजल का भाव 38 रुपए के आसपास होगा। पिछले साल मैंने क्या किया, ये जो भारत पेट्रोलियम नाम का पेट्रोल पंप आपके ग्राउंड के पीछे है, इस कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी को, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, मैंने एक पत्र लिखा। और उस पत्र में मैंने उसको एक प्रश्न किया कि भारत पेट्रोलियम नाम की कंपनी में 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और इस पर कितने रुपए टैक्स लगता है। तो मेरे पत्र का उसने जवाब दिया कि मैं आपको यह जानकारी नहीं दे सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं दे सकते? तो कहते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील जानकारी है। तो मैंने कहा इसमें संवेदनशीलता क्या है? मैं भारत का नागरिक हूं और जानना चाहता हूं कि 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और कितना रुपए उस पर टैक्स लगता है। इसमें आप क्यों मुझसे छुपाना चाहते हैं जानकारी को? कहने लगे ये जानकारी इतनी खतरनाक है कि गांव-गांव वालों को पता चल गई तो ये सरकार नहीं चल पाएगी इस देश में। तो मैंने कहा ना चले सरकार, इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे ये जानकारी चाहिए। तो पहले उसने मना कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि आपको मालूम है भारत में एक कानून बना है जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगर मैंने इस कानून का पालन किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपके बीवी बच्चे भूखे मरे, इसलिए अब चुपचाप ये जानकारी दे दीजिए। क्योंकि आप अगर मना करेंगे ये जानकारी के लिए और मैं हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट आपको मजबूर कर देगा वो जानकारी देने के लिए, इसलिए अब आप इसको छुपा नहीं सकते, दे दीजिए चुपचाप। तब उसने जानकारी दिया और उसने बताया कि 1 लीटर पेट्रोल हमारे भारत पेट्रोलियम कंपनी में 8 रुपए में बनता है। मैंने उससे फिर एक पत्र लिखकर पूछा कि ये 8 रुपए का ब्रेकअप बताओ मुझे, ब्रेकअप।
ब्रेकअप का माने कि वास्तव में ये कहां कहां 8 रुपए खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, ये मुझे समझाओ। तब उसने पूरा डिटेल मुझे भेजा। उसने कहा कि देखिए जी, पेट्रोल बनाने के लिए कच्चा तेल निकालते हैं हम जमीन के नीचे से, और कच्चा तेल निकालते हैं समुद्र में से। तो जमीन के नीचे से जितना भी कच्चा तेल निकलता है, समुद्र में से जितना कच्चा तेल निकलता है, वो सब फोकट का होता है, उसको कोई पैसा हम नहीं देते, क्योंकि भारतीय भूमि से निकाला हुआ है, भारत के समुद्र से निकाला हुआ है, तो वो पैसा तो उसको देना नहीं पड़ता। निकालने में मशीन लगती है और मशीन चलाने के लिए बिजली खर्च होती है। तो अगर 1 लीटर कच्चा तेल हम जमीन से निकालें तो उसमें जो बिजली का खर्चा है वो लगभग 40 पैसे आता है। 1 लीटर कच्चा तेल जमीन से निकालो तो बिजली खर्च होती है 40 पैसे की। 1 लीटर कच्चा तेल समुद्र से निकालो तो बिजली खर्च होती है 70 पैसे की। समुद्र में गहराई ज्यादा होती है, जमीन में गहराई कम होती है। ज्यादा गहराई से कोई चीज निकालेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, कम गहराई से निकालेंगे खर्चा कम आएगा। तो उसने बता दिया कि 70 से 80 पैसे खर्च आता है बिजली का। फिर मैंने कहा आगे खर्च बताओ। तो आगे का खर्च ये है कि ये जो 1 लीटर कच्चा तेल हमने निकाला, इसको हम संशोधन करते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। तो शोधन करते हैं, उसमें कितना लीटर निकलता है पेट्रोल। तो उसने कहा कि जब 1 लीटर कच्चे तेल को शोधन करते हैं तो 250 मिलीलीटर पेट्रोल उसमें से निकल आता है। बाकी क्या हुआ 750 मिलीलीटर का। तो उसने कहा कि बाकी का थोड़ा डीजल निकलता है, थोड़ा केरोसिन निकलता है, थोड़ा वैक्स निकलता है, और ऐसी 50 एक चीजें उसमें से निकलती हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि 4 लीटर कच्चा तेल अगर हम शोधन करें तो 1 लीटर पेट्रोल बनेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो अब उसका हिसाब मैंने जोड़ा कि 70 पैसे लीटर का अगर खर्च माने तो 2 रुपए 80 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल बन जाएगा। अब उस 1 लीटर पेट्रोल पर भारत पेट्रोलियम कंपनी अपना मुनाफा लगाती है। तो उनका कहना है कि हमको मिनिमम 15 से 20% नेट प्रॉफिट चाहिए, तो वो जोड़ दिया। फिर वो कहते हैं हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इसमें चाहिए, वो भी मैंने जोड़ दिए। फिर वो कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल को हम जहां बनाते हैं और गांव-गांव में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें 1 रुपए खर्च आता है, वो भी जोड़ दिया। तो कुल सारा जोड़ करने के बाद खर्च आता है 8 रुपए लीटर। अर्थात भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल बनाने वाली कंपनी भारत पेट्रोलियम में 1 लीटर पेट्रोल बनाने का खर्चा है 8 रुपया। तब मैंने उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पूछा कि भाई अब मुझे यह समझाओ कि 8 रुपए लीटर में जो पेट्रोल बना वो 50 रुपए लीटर क्यों बिकता है। तो उसने कहा साहब ये बात आप वित्त मंत्री से पूछिए। मैंने पूछा क्यों। तो उसने कहा कि वित्त मंत्रालय इस 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टैक्स लगाता है। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टैक्स, तो कितने प्रतिशत हुआ हिसाब से जोड़ो जरा। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल पर अगर 8 रुपए टैक्स लगाया जाए तो भाव हो जाएगा 16 रुपए लीटर, तो टैक्स हो गया 100%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर 24 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 200%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को अगर 32 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 300%। 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 40 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 400%। और 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 48 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 500%। अर्थात जब आप इस भारत पेट्रोलियम के पंप में जाकर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 42 रुपए आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, और वो टैक्स होता है 500%। भारत के नागरिक एक दिन में 300 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं एक दिन में, और 1 लीटर पे 42 रुपए टैक्स देते हैं। तो 300 करोड़ लीटर पर 300 करोड़ में 42 का गुणा करो, लगभग 13 से 14 हजार करोड़ रुपए हर दिन हम डीजल में पेट्रोल में टैक्स का दे रहे हैं। अब एक दिन में 13 से 14 हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ, तो 365 का गुणा कर लो 13,000 करोड़। इतना टैक्स हम भर रहे हैं कि वो कैलकुलेटर में नहीं समाएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और ये तो मैंने कहानी सुनाई सिर्फ डीजल और पेट्रोल की। पेट्रोल की कहानी है 42 रुपए लीटर टैक्स भर रहे हैं, डीजल की कहानी ऐसी ही है। डीजल का उत्पादन खर्च भी 8 रुपए लीटर ही है और उस पर 30 रुपए लीटर का टैक्स है। और ये जो केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल जिसको आप कहते हैं, इसका कहानी भी यही है, 8 रुपए लीटर में यही बनता है। और अगर वो 15 रुपए लीटर बिक रहा है तो उस पर 100% के आसपास टैक्स है। तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर रसोई गैस का, उसका भी यही कहानी है। तो हम जो भी कुछ पेट्रोलियम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 500% टैक्स सरकार को दे रहे हैं। ये टैक्स हर साल सरकार हमसे ले रही है और क्या बोल रही है कि इस टैक्स से भारत का विकास करेंगे, और हम 58 साल से यही सुन रहे हैं। पंडित
पंडित नेहरू ने जब ये टैक्स लेने शुरू किए थे तब उन्होंने पहला भाषण लोकसभा पे दिया था, लोकसभा के अंदर दिया था, और फिर भारत के लाल किले की दीवार पे खड़े होकर बोला था कि मैं भारतीय नागरिकों से अपील करता हूं कि वो ईमानदारी से टैक्स भरें, तो हमारे पास टैक्स का पैसा आए तो हम देश का विकास करें। तो हम तो अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भरते थे और अंग्रेजों के बाद इन काले अंग्रेजों को भी ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन देश के विकास में क्या? मैंने आपको डीजल पेट्रोल का एक कहानी सुनाया। आप बाजार से कुछ भी खरीदो उसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप अपना घर बनाओ, घर बनाने के लिए आपको ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, बालू लगेगी, और इन सबको खरीदने में टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? अगर सीमेंट का एक पैकेट आप खरीदे तो इस समय लगभग 120-125 रुपए का मिलता होगा 50 किलो सीमेंट, लेकिन वो फैक्ट्री में बनता है मात्र 60 रुपए का। सीमेंट पर 100% टैक्स लगता है। सीमेंट का पैकेट 60 रुपए में बनता है और 120 में बिकता है, लगभग 60 रुपए टैक्स में जाता है। लोहा खरीदते हैं आप बाजार से 30 रुपए किलो, लोहे का उत्पादन खर्च है 12 रुपए किलो और उस पर टैक्स लगता है लगभग 18 रुपए किलो। फिर आप ईंट खरीदते हैं, एक ईंट आपको मिलती है 2, सवा 2 रुपए, 3 रुपए की, उसका खर्चा आता है 80 पैसे, बाकी सब कुछ उस पर टैक्स है। और सीमेंट में मिलाने के लिए जो बालू आप खरीदते हैं वो तो सब फोकट में ही बनती है, क्योंकि उसको बनाने का खर्चा ही नहीं लगता। वो तो बारिश के पानी में, नदियों में बह बह के पहाड़ों से आती है, एकदम फोकट में लगती है। लेकिन हमारे भारत के ये हरामखोर काले अंग्रेज उस बालू पर भी टैक्स लगाते हैं, उसमें भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। अगर आप बोलांगीर में 10 लाख रुपए का आपका घर बनाए तो मैं कैलकुलेशन से बता सकता हूं कि कम से कम 6 लाख रुपए आपको टैक्स में देना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का घर बनाओ तो 6 लाख रुपए टैक्स भरो। सीमेंट पे भर दिया, ईंट पे भर दिया, बालू पे भर दिया, लोहे पे भर दिया, रेती पे भर दिया, गिट्टी पे भर दिया, सब पर टैक्स दे दिया। अब घर बनकर तैयार हुआ तो उसमें आप इलेक्ट्रिक वायरिंग करो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, बल्ब और ट्यूबलाइट लगाओ वो खरीदो तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। और घर बनके तैयार हुआ, आपने रहना शुरू कर दिया तो अब परमानेंट आपको हाउस टैक्स अलग से देना पड़ेगा। माने घर बना के रहना कोई बड़ा भारी अपराध हो गया कि हमको हाउस टैक्स भी भरना पड़े। घर बनाओ उसमें टैक्स भरो, और बना के तैयार हो गया तो जिंदगी भर उसमें टैक्स देते हो। तो एक एक नागरिक कितने तरह के टैक्स भरता है, कुछ उदाहरण मैं आपको ये दे रहा हूं। आप बाजार से नमक खरीदो, 1 किलो नमक आपको 6-7 रुपए का मिलेगा, शायद बोलांगीर में 3 रुपए का भी मिल जाए, लेकिन 1 किलो नमक बनाने का खर्चा तो 15 पैसे ही आता है, क्योंकि नमक बनाने में मशीन नहीं लगती और बिजली भी नहीं लगती। सूरज की रोशनी होती है, समुद्र का पानी होता है, दोनों के मेल से नमक बनता है और दोनों ही फोकट में आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। समुद्र की पानी की भी कोई कीमत नहीं है और सूर्य के प्रकाश की कीमत नहीं है। तो नमक बनाने में सिर्फ मजदूरों को जो भत्ता लगता है, मजदूरों को पगार देनी पड़ती है, वो खर्चा 15 पैसे किलो है। 15 पैसे किलो का नमक 3 रुपए किलो आप खरीद रहे हैं, जानते हैं कितना टैक्स है? 15 पैसे किलो का नमक 1.5 रुपए किलो खरीदे तो 1000% टैक्स होता है, और 15 पैसे किलो का नमक 3 रुपए किलो खरीदे तो 2000% टैक्स होता है। और इसी भारत देश के एक महात्मा गांधी नाम के महान क्रांतिवीर ने नमक के टैक्स के विरोध में नमक सत्याग्रह किया था सन 1930 में। उसी महात्मा गांधी के भारत देश में नमक पर 2000% टैक्स अभी लगाया हुआ है। और दुख मुझे यह होता है कि नमक पर टैक्स लगाने वाले वो लोग हैं जो गांधी जी की फोटो लगाते हैं अपने पीछे। मनमोहन सिंह की कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है, और ये मनमोहन सिंह ने थोड़े दिन पहले महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की 75वीं जयंती मनाई थी, आपको याद है? उसमें मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता गांधी जी जिस रास्ते पर चले उस पर पैदल पैदल चल के अहमदाबाद से दांडी तक गए थे, गुजरात में। उस समय मैंने इनको चिट्ठी लिखा था, उसमें कहा था कि पाखंडियों, महात्मा गांधी को तो थोड़ा बख्श दो। तुम जिस महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हो, उस आदमी ने नमक पर टैक्स का विरोध किया था, इसलिए ये पदयात्रा की थी, और तुम हरामखोरों ने 2000% टैक्स लगा दिया है नमक पर। तुमको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, या पानी भी नहीं मिले तो ऐसे ही मर जाना चाहिए, कम से कम पानी तो खर्च ना हो इस देश में। ऐसा हमारा देश है। टैक्स टैक्स टैक्स, इतने 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 के आदमी त्राहिमाम कर जाए। और मैं आपको अब एक गंभीर बात कहने जा रहा हूं, वो ये कि जिन नागरिकों के ऊपर टैक्स ज्यादा होता है वो नागरिक उतने ही ज्यादा गरीब होते हैं। जिस देश के नागरिकों पर टैक्स सबसे कम होता है उस देश के नागरिक उतने ही ज्यादा अमीर होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना, अमेरिका अमीर क्यों है? अगर जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो अमेरिका भी गरीब होना चाहिए।
जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो फ्रांस भी गरीब होना चाहिए, जर्मनी भी गरीब होना चाहिए, क्योंकि हर देश की जनसंख्या 50 साल में बढ़ी है, सिर्फ भारत की ही जनसंख्या नहीं बढ़ी है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने से गरीबी का संबंध नहीं है, गरीबी का संबंध है टैक्स बढ़ने से। हमारे भारत में आजादी के पहले जितने टैक्स थे, आजादी के बाद उससे ज्यादा हो गए हैं, और टैक्स ज्यादा होने से लोगों की रियल इनकम कम हो जाती है, वास्तविक आमदनी कम होती है, उससे गरीबी बढ़ जाती है। इस बात को मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आप समझ पाएंगे। भारत की कहानी मैंने सुनाई आपको कि यहाँ 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए, काले अंग्रेजों ने 40 और बढ़ाए, अब 63 टैक्स कुल भारत में है। दुनिया में एक देश ऐसा है जहां कोई टैक्स नहीं, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नाम के देश में कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री देश, और भारत में 63 टैक्स है। अब ये दोनों देशों का अगर कंपैरिजन आप करें तो समझ में आएगा कि गरीबी और बेरोजगारी कैसे बढ़ती है। स्विट्जरलैंड जहां पर एक भी टैक्स नहीं है, वहां के किसी गरीब से गरीब आदमी की कहानी में सुना सकता। आपको मालूम है स्विट्जरलैंड में सबसे गरीब कौन माना जाता है? प्राइमरी स्कूल टीचर। स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर सबसे गरीब माना जाता है उस देश में। तो स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर की जिंदगी कैसी है जरा बताता हूं, तो गरीबी कैसी है वो आपको समझ में आएगा। स्विट्जरलैंड का कोई भी प्राइमरी स्कूल टीचर कम से कम अपने घर में 2 कार रखता है। गरीबी कैसी होती है जरा ये समझ लो। कम से कम 2 कार रखता है, एक कार पति के लिए, एक पत्नी के लिए। और कार कौन सी होती है? मारुति 800 नहीं है, डब्बा नहीं, ये वाली कार नहीं होती। कार जो होती है ना, वो वाली जिसको लॉन्सर कहते हैं, मित्सुबिशी कहते हैं, होंडा कहते हैं, जो कम से कम 7 लाख से लेकर 20-25 लाख में आती है, वो कार 2 होती है प्राइमरी स्कूल टीचर के पास। फिर उसका अपना घर होता है। प्राइमरी स्कूल टीचर स्विट्जरलैंड में किराए के घर में नहीं रहता कभी, उसका अपना घर होता है, और उसका अपना घर कम से कम 5000 स्क्वायर फीट का होता है, कंस्ट्रक्शन किया है। फिर स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर के घर में कम से कम 2 मोबाइल फोन होते हैं और 2 लैंडलाइन फोन होते हैं। और स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर हर दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी 5 स्टार होटल में खाना खाता है। और स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर साल में एक बार अपने माता पिता को विश्व भ्रमण पर भेज सकता है। माता पिता ना जाए तो वो अपनी पत्नी के साथ साल में एक बार विश्व भ्रमण पर जा सकता है। और स्विट्जरलैंड के प्राइमरी स्कूल टीचर को जब रिटायरमेंट आता है तो वो करोड़पति होता है। ये गरीब आदमी की कहानी है स्विट्जरलैंड की। प्राइमरी स्कूल टीचर स्विट्जरलैंड में सबसे गरीब माना जाता है। अगर वो इस हैसियत का है तो प्रोफेसर कैसे हैसियत के होंगे जरा सोचो। अब भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर की कहानी देख लो जरा। भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर जिंदगी में कार तो क्या साइकिल रख ले तो ये बड़ी बात है। और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर गलती से किसी दिन पत्नी के साथ किसी 5 स्टार होटल में एक बार खाना खा ले तो उसके महीने भर की पगार उस एक खाने में चली जाएगी। जो भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर गलती से अपने माता पिता को विश्व भ्रमण पर भेज दे तो इतना कर्ज उसके सिर पर चढ़ जाएगा कि जिंदगी पर्यंत वो उसे उतार नहीं पाएगा। जो भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर के माँ बाप कभी बीमार हो जाएं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं तो उनका इलाज भी बिना कर्ज लिए नहीं करा पाएगा। और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर जिंदगी बीत जाए 40 साल की नौकरी में अपना घर बना पाएगा, ये कल्पना की बात होगी। जिंदगी भर वो किराए के घर में रहेगा। भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर की ये हैसियत है और स्विट्जरलैंड की ये हैसियत है। कारण क्या है, क्यों है इतना अंतर? स्विट्जरलैंड का प्राइमरी स्कूल टीचर अरबपति है, करोड़पति है, और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर रोडपति है। उसका कारण एक ही है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। स्विट्जरलैंड के किसी भी व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता है और भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर पर 63 टैक्स लगते हैं। तो होता क्या है कि आपकी जिंदगी की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो टैक्स में ही सरकार आपसे ले लेती है, वो आपके हाथ में नहीं रहता है। इसलिए रियल इनकम, वास्तविक आमदनी बहुत कम होती है। और स्विट्जरलैंड के नागरिकों पर टैक्स ही नहीं लगता है तो उन नागरिकों की आमदनी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। जनसंख्या वहां भी बढ़ रही है, लेकिन अमीरी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो गरीबी के साथ बढ़ रही है। अब समझने की बात यह है कि स्विट्जरलैंड नाम के देश में कोई भी टैक्स नहीं है नागरिकों के ऊपर, तो फिर वो देश कैसे चलता है? आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि हमारे देश में तो हमारे नेता हमको ये बताते हैं, रोज टीवी में विज्ञापन आता है ना, 2 छोटे बच्चे आपस में बात करते हैं तो एक कहता है मेरे पिताजी तो इतना सर्विस टैक्स देते हैं, तो दूसरा बच्चा पूछ रहा है क्या जरूरत है देने की, तो टीचर समझा रही है कि ये टैक्स से ही तो सब कुछ चलता है देश में।
ये सड़क चल रही है, मोटर गाड़ियां हैं, ये ब्रिज बन रहे हैं, ये सब देश की सुरक्षा, ये टैक्स के पैसे से, माने देश चलता है टैक्स के पैसे से, उस विज्ञापन के मतलब ये है। तो अगर देश टैक्स के पैसे से चलता है तो स्विट्जरलैंड में तो कोई भी टैक्स नहीं है, फिर कैसे चल रहा है? ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी पहले। फिर मैंने समझने की बहुत कोशिश की और इसके लिए स्विट्जरलैंड का प्रवास भी किया। मैं स्विट्जरलैंड गया ये जानने और समझने के लिए कि बिना एक पैसा टैक्स लिए हुए वो देश कैसे चलता है, वहां की सरकार कैसे चलती है, नेताओं के खर्च कैसे निकाले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, जुडिशियल सिस्टम कैसे चलता है। और वहां जाकर जब देखा, सुना, पढ़ा, अध्ययन किया तो पता चला कि स्विट्जरलैंड की सरकार भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं के दम पर चलती है। आप जानते हैं वो हरामखोरी क्या है भारत के नेताओं की? भारत के नेताओं की हरामखोरी ये है कि भारत के नेता भारत में भ्रष्टाचार करते हैं, ये आप सब जानते हैं। और भारत के नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं ये अब आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया है। ये हरामखोर नेता इतने निकृष्ट स्तर पर गिरे हुए हैं कि हमने उनको संसद में चुनकर भेजा था हमारे सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछने का भी पैसा खाते। इससे ज्यादा गिराई की कोई बात हो सकती है? गिरावट की। हमने जिस काम के लिए संसद में भेजा, हमने जिस काम के लिए विधानसभा में भेजा और हम हमारे टैक्स के पैसे का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं पगार के रूप में, वो नेता हमारा ही प्रश्न संसद में पूछने के लिए रिश्वत खाते हैं। तो ये गिरावट कितनी है नेताओं में, आप अंदाजा लगा लो। तो भारत के नेता हर कदम पर रिश्वत खाते हैं। और भारत की सरकार खुद कहती है कि प्रतिवर्ष भारत में 77 से 80 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है प्रतिवर्ष। माने भारत के नेता और अधिकारी हर साल 77 से 80 हजार करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में खा लेते हैं हर साल। राजीव गांधी जब जीवित थे इस देश में तब उन्होंने एक सूत्र दिया था, वो ये कि जब मैं 1 रुपया दिल्ली से किसी गांव के व्यक्ति के ऊपर खर्च के लिए भेजता हूं तो मात्र 15 पैसे वहां तक पहुंचता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। सरकार हर साल भारत के नागरिकों के लिए बजट बनाती है और लगभग 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। राजीव गांधी फॉर्मूले के अनुसार इसका 15% ही खर्च हो पाता है, 85% तो भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। तो आप अगर ये सोचें तो हर साल भारत में कितने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है। ये सारा जो भ्रष्टाचार हर साल लाखों करोड़ों रुपए का होता है, ये कहां चला जाता है? ये सारा का सारा भ्रष्टाचार जो लाखों करोड़ों रुपए का भारत में होता है, ये स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। भारत के सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाते खुले हुए हैं। स्विस बैंक अकाउंट्स उनको कहा जाता है। अब स्विट्जरलैंड देश कैसे चल रहा है बिना टैक्स लगाए हुए, वो बात अब आपको समझ में आएगी। स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं। भारत में जैसे 40 बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं। उनके कुछ नाम है, बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 37 बैंकें हैं। इन 37 बैंकों में भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं के खाते खुले हुए हैं। हर साल भारत में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। वो भ्रष्टाचार का पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। अब स्विट्जरलैंड की जिन बैंकों में ये पैसा जमा होता है, उन बैंकों को ये स्विट्जरलैंड की सरकार के इंस्ट्रक्शंस हैं कि पैसा जमा करने वाले किसी व्यक्ति को ब्याज नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना, उल्टा पैसा जमा करने वाले से ब्याज लेना सर्विस चार्ज के नाम पर। तो भारत के ये भ्रष्टाचारी नेता स्विट्जरलैंड में जब पैसा जमा करते हैं तो इनमें से किसी नेता को ब्याज नहीं मिलता उस पैसे पर, उल्टा जमा किए गए पैसे पर स्विट्जरलैंड की बैंकों को सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और सर्विस चार्ज कितना है? 3.5% से शुरू होकर 16% तक सर्विस चार्ज देना पड़ता है। माने भ्रष्टाचार का 100 रुपया अगर स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा किया तो 16 रुपए उसका देना पड़ेगा बैंक को सर्विस चार्ज में। 1000 करोड़ जमा किया तो उसके हिसाब से समझते जाओ 160 करोड़ देना पड़े। तो भारत के नेता लाखों करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा करके रखते हैं, यहां भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा वहां रखते हैं। उस पैसे से जो सर्विस चार्ज वो वहां की बैंकों को देते हैं, बैंक वो पैसा अपनी सरकारों को देती है और स्विट्जरलैंड की सरकार उस पैसे से चलती है। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। अर्थात स्विट्जरलैंड के नागरिक अमीर हैं क्योंकि भारत के नेता महाभ्रष्टाचारी और मानसिक रूप से गरीब हैं। इन भ्रष्टाचारी नेताओं के चलते ये देश गरीब है और स्विट्जरलैंड अमीर है। अगर भारत में भ्रष्टाचार नहीं हो, घोटाले ना हो, लूटखोरी ना हो इन नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तो आज भी ये देश 10 साल के ज्यादा समय में सोने की चिड़िया हो जाएगा।
अगर ईमानदारी से हम जितना टैक्स भरते हैं 7.5 लाख करोड़ रुपए, ईमानदारी से ही वो टैक्स का पैसा नेता हमारे विकास पर खर्च करना शुरू करें तो 10 साल में वो 75 लाख करोड़ रुपए होता है, और 75 लाख करोड़ रुपए इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए पर्याप्त होता है। आप समझते हैं 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया कि एक एक भारतवासी को 7.5 लाख रुपए देना। 107 करोड़ की आबादी है, हर भारतवासी को 7.5 लाख रुपए दे दो तो 75 लाख करोड़ बैठेगा, माने हर भारतवासी कम से कम लखपति तो हो ही जाएगा। तो इस देश की गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है, इस देश की गरीबी का कारण हरामखोर नेताओं के भ्रष्टाचार की वृद्धि है। यह समझने की बात है। और अब मैं आपसे यह कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टी में है। कोई राजकीय पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने को कहे कि हम दूध के धुले हुए हैं। पहले कुछ राजकीय पार्टियां कहती थी कि हमको देखो एक बार, और भारत के नागरिकों ने उनको देख लिया और पता चला कि वो महाभ्रष्ट निकले। दूसरे 10 पैसे के बराबर भ्रष्ट थे तो वो 50 पैसे के बराबर महाभ्रष्ट निकले। तो अब हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी ये दम से नहीं कह सकती कि वो भ्रष्ट नहीं है। हर पार्टी में भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बस अलग बात यह है कि कब कौन पकड़ गया और कब कौन नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब यह हुआ है कि आज का पूरा राजनीतिक तंत्र ही भ्रष्टाचार के लिए चल रहा है, और दुर्भाग्य से हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र चल रहा है। ये लोकतंत्र कहां है भाई? ये तो लूट तंत्र चल रहा है। पहले अंग्रेज लूटते थे टैक्स लगा के, अब भारत सरकार लूट रही है आपको टैक्स लगा, और टैक्स पर टैक्स आप भरते चले जा रहे हैं, आपकी जेब खाली होती चली जा रही है, और टैक्स लगने से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ने से गरीब लोगों की जिंदगी तकलीफ में आती चली जा रही है। लेकिन हरामखोर नेताओं को भ्रष्टाचार करने से कोई बाज नहीं आ रहा। हर साल एक भ्रष्टाचार का मामला खुलता है, अगले साल उससे बड़ा खुलता है, फिर और बड़ा खुलता है, फिर और बड़ा खुलता है। और मैं 10-15 साल से देख रहा हूं जितने भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता हैं, कभी जेल नहीं जाते, कभी फांसी की सजा नहीं पाते। गरीब लोग इस देश में 10-15 रुपए की चोरी में जेल में ठूस दिए जाते हैं, लेकिन वित्त मंत्री स्तर के लोग जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करें तो भी जेल नहीं जाते। ऐसा न्यायतंत्र इस देश में चल रहा है। ये हमारी कानून और न्याय की व्यवस्था है। गरीब आदमी को जेल में डाल दो, और हाँ, कोई गरीब आदमी गलती से किसी का मर्डर कर दे, इच्छा नहीं थी फिर भी गलती से हो गया, तो 14 साल जेल में सड़ता रहे। और ये हरामखोर नेता जानबूझकर 30-30 मर्डर करें, 35-35 मर्डर करें तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं। आपको मालूम है हमारी संसद में 540 सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से 170 सांसद ऐसे हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं। उनमें से एक सांसद तो ऐसा है जिसने 37 मर्डर किए हैं और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। और जिस पार्टी में ये सांसद है उसके विपक्षी कहते हैं कि हमने भी ऐसे ही सांसदों को टिकट दिया है। उनकी पार्टी में 37 मर्डर वाला है तो हमारे यहाँ 35 मर्डर वाला है, तो तीसरे कहते हैं हमारे यहाँ 34 मर्डर वाला है। 170 सांसद जिनको हथकड़ी लगनी चाहिए था, तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, वो संसद में बैठे हैं कानून बनाने के लिए। तो न्याय कैसे स्थापित होगा जरा बताओ इस देश में? और ये जो हालत लोकसभा की है, राज्यसभा की कोई इससे अच्छी नहीं है। राज्यसभा में भी बहुत सांसद हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था। और जो राज्यसभा लोकसभा की हालत है वो विधानसभाओं की हालत है। हमारे भारत की विधानसभाओं में 4250 एमएलएज हैं, जिनमें से 1870 एमएलएज नोटेड क्रिमिनल्स हैं जिनको जेलों में होना चाहिए। उनको विधानसभाओं में कानून बनाने के लिए रखा गया है। और मुझे दुख इस बात का है कि इन क्रिमिनल्स, डकैत, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, बदमाश लोगों के खर्चे भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसे से होते हैं। आप ईमानदारी से हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भरते हैं, आपके टैक्स के पैसे से इनकी पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, टीए मिलता है, डीए मिलता है। और ये हरामखोर इतने नीचे गिरे हुए हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन अपनी पगार बढ़ा लेते हैं। और संसद में सांसदों की पगार बढ़ाने का विधेयक जब भी पेश होता है 2 मिनट में पास होता है। भारत के लोगों के हित रक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो 50 साल नहीं बनता, और सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने हो तो 2 मिनट में कानून बन जाता है। हमारे भारत की आजादी के समय महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से एक वायदा किया था, आज तक नहीं हुआ वो पूरा। गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन भारत में भारत के नागरिकों की सरकार बनेगी उसी दिन गाय की हत्या करने के विरोध में कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये गाय की हत्या रोकने का कानून 58 साल की आजादी के बाद भी नहीं बना है। हर साल 4.5 करोड़ गाय की हत्या इस देश में होती है।
और भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें रुचि नहीं है कि गाय की हत्या रोकने का कानून बने, लेकिन सांसदों के पगार और भत्ते बढ़ाने का कानून हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में बन जाता है। और यहां तो कानून ऐसे भी बन जाते हैं कि एक व्यक्ति सांसद बना 3 महीने के लिए तो उसको जिंदगी पर्यंत पेंशन मिलती रहे, वो मर गया तो उसकी बीवी को पेंशन मिलती रहे, बीवी मर गई तो बच्चे को पेंशन मिलती रहे। माने जिंदगी भर की ठेकेदारी हो गई अगर एक बार आप सांसद बन गए या विधायक बन गए। और वेतन भत्ता तो लेते ही हैं, उसके अलावा फ्री हवाई जहाज टिकट, फोकट की बिजली, फोकट का पानी, फोकट का घर, क्या क्या उनको आप कल्पना कर सकते हैं। जितना 400-500 लीटर हर सांसद को 1 साल का फोकट का पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उनके सेक्रेटरीज रखने के लिए वेतन अलग से मिलता है, कागज पेन खरीदने के लिए अलग से पैसा मिलता है। माने भारत के राजा महाराजा जिस तरह से लूटखोरी करते थे उससे भी कई गुनी ज्यादा आजकल सांसद करते हैं। और इसलिए हर नेता सांसद बनना चाहता है और पार्टी में घुसकर टिकट लेना चाहता है। पार्टी भले उस टिकट को पैसे से बेचे लेकिन आदमी लेने को तैयार है, क्योंकि उसे मालूम है कि जितना वो देगा पार्टी को उससे कई गुना ज्यादा 5 साल में मिल जाने वाला है। इसलिए राजनीति अब एक धंधा बन गई है और इतना निकृष्ट धंधा बन गई है जिसमें वैश्यावृत्ति से भी ज्यादा नीचे की गिरावट आ चुकी है। वैश्याओं को मैं मानता हूं वो नेताओं से अच्छी हैं, क्योंकि जिससे पैसा लेती है रात भर उसी के साथ सोती है। ये नेता तो उससे भी नीचे गिरे हुए हैं, जिस पार्टी का टिकट लेके चुनाव जीतते हैं दूसरे दिन किसी दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं। इन हरामखोरों को बिल्कुल शौक नहीं आता और सत्ता में जाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे गठबंधन होते हैं, कैसे कैसे समझौते होते हैं। जीवन भर जिनको गालियां देते रहे उन्हीं के साथ बैठकर सरकार चलाते। आप देखो ना, कर्नाटक में 2 पार्टियां एक दूसरे को जिंदगी भर से गाली दे रही हैं, जनता दल एस और बीजेपी, अब दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। यह है राजनीति की नैतिकता। वैश्याएं भी बहुत ईमानदार होती हैं कुछ मामलों में, नेता तो वैश्याओं से भी गिरे हुए हैं। ऐसे हालात इस देश में हैं और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि ऐसे ही देश के लिए भगत सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए उधम सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए खुदीराम बोस की कुर्बानी हुई है और ऐसे ही देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा, सालों साल भटकते रहे, कभी जर्मनी, कभी रूस, कभी सिंगापुर, और उस भटकन का आज ये नतीजा है कि भारत इतने निकृष्ट स्तर के नेताओं से घिरा हुआ देश बना हुआ है। ऐसे देश में आप बोले तो जनसंख्या बढ़ोतरी से गरीबी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से गरीबी है। जनसंख्या बढ़ोतरी से बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से बेरोजगारी है। ऐसे देश में हम रहते हैं। कभी कभी शर्म आती है कि ये देश भगत सिंह का है, ऊधम सिंह का है, चंद्रशेखर का है, जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन को दांव पर लगाया इसलिए कि आने वाली प्रजा, आने वाली पीढ़ी सुखी रहे, अपना जीवन पूरा दांव पर लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी आप सब जानते हैं। आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे, टॉपर थे। वो चाहते तो अंग्रेज सरकार की चाकरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन आईसीएस में टॉप करने के बाद भी अंग्रेजों की सबसे ऊंची नौकरी को लात मार दिया, ठोकर मार दिया और इस देश से निकल गए। दूसरे देश में जाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, आर्मी बनाई और उस आर्मी से भारत पर हमला भी किया। अगर सुभाष चंद्र बोस को यह मालूम होता कि मेरे देश में आने वाले 50 साल के बाद इतने भ्रष्टाचारी नेता पैदा होते तो क्या वो ये संघर्ष करते? भगत सिंह ने तो 23 साल की उम्र में तय कर लिया फांसी पर जाना है, देश के लिए शहीद हो जाए। भगत सिंह को अगर ये मालूम होता कि आजादी के बाद इतने हरामखोर भ्रष्टाचारी नेता पैदा होंगे तो क्या भगत सिंह अपनी कुर्बानी देता? खुदीराम बोस ने तो अपनी उम्र के 15वें साल में इस देश में शहादत पाई। अगर खुदीराम बोस को मालूम होता कि मेरे देश के नेता इतने भ्रष्टाचारी निकलेंगे आजादी के बाद तो क्या खुदीराम बोस की कुर्बानी होती? और ये 2-3 नाम तो मैंने आपको ऐसे ही गिनकर बता दिए। भगत सिंह, ऊधम सिंह, खुदीराम बोस जैसे 6,40,000 क्रांतिवीर थे जिनकी कुर्बानियां हुई हैं, जिनकी शहादत हुई है, तब ये देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 47 को। आजादी ऐसे ही नहीं मिली है इस देश को, और अंग्रेजों ने थाल में रखकर हमको आजादी भेंट नहीं की है। आजादी लाने के लिए हमने मूल्य चुकाया है, कीमत चुकाई है, 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानियां दी है। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ा आजादी के लिए। दक्षिणी अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ, 450 साल गुलाम रहा। 450 साल की गुलामी से आजादी लाने में दक्षिणी अफ्रीका में मात्र 90,000 कुर्बानियां हुई हैं। दक्षिणी अफ्रीका के 90,000 नेता शहादत में शहीद हुए हैं और भारत में मात्र 250 साल की गुलामी में 6,40,000 कुर्बानियां। अल्जीरिया नाम का एक देश फ्रांस का गुलाम रहा 300-350 साल और अल्जीरिया में मात्र 10,000 शहादत हुई है, कुर्बानियां हुई हैं और वो देश आजाद हुआ है।
लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश, चिली, कोस्टा रिका, कोलंबिया, ये सब गुलाम रहे हैं अलग अलग समय पर ब्रिटेन के, अमेरिका के, लेकिन किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने अपनी आजादी लाने में 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी का मूल्य बहुत बड़ा है। इसलिए दिल में दर्द होता है कि आजादी के 50 साल के बाद ऐसा भारत देखने को मिल रहा है जो भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में डूबा हुआ है, जहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बिना रोजगार के सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं, गरीबी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को जंगलों से बीन कर विषैले फल खाने पड़ रहे हैं और उसके बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसा दृश्य इस देश में देखने को मिलता है। अभी लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, वो मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई ये इतना खराब हो गया है हमारा देश, इसको सुधारने का कोई रास्ता है क्या? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या? तो मैं सभी को यह कहता हूं कि भाई, दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। भारत की ये जो समस्या इतनी बढ़ी हुई है, इसका भी समाधान है, लेकिन इसका समाधान आपके पास है, राजनेताओं के पास नहीं है, आपके पास है, पार्टियों के पास नहीं है, आपके पास है, सरकारों के पास नहीं है। सरकारें बनती हैं और पार्टियां देश में सरकार बनाती हैं, वो आप जानते हैं नितांत स्वार्थ के लिए। उसके पीछे कोई आदर्श नहीं होता, उसके पीछे कोई मान्यता नहीं होती है, कोई प्राथमिकता नहीं होती है। अगर कोई आदर्श होता, मान्यता होती, प्राथमिकता होती, तो इस तरह के गठबंधन होते कभी? जो जिंदगी भर एक दूसरे को गाली देते हैं वो मिलकर सरकार चलाते कभी इस देश में? ये तो सारी की सारी सरकारें, सारी की सारी पार्टियां सब मिलकर अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, देश इसमें कहीं भी नहीं। वो जरूर आपको ये कहकर समझाएंगे कि हम सब देश के लिए करते हैं, ये सब झूठ बात है। वो जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, नितांत स्वार्थ के लिए करते हैं, क्योंकि देश के लिए करना है तो बिना सरकार में जाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना सरकार चलाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना पार्टियों में जाए बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, सभी सरकारों में नहीं जाते हैं, सभी पार्टियां नहीं चलाते हैं, सभी सरकार भी नहीं चलाते। बिना सरकार में जराए, बिना राजनीतिक दल बनाए हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, आप भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, आप चाहें तो इस देश को फिर से अमीर और श्रीमंत देश बना सकते हैं। अंग्रेज जब नहीं आए थे इस भारत में, 400 साल पहले की एक छोटी कहानी बताता हूं। यह देश बहुत अमीर देश था, बहुत पैसे वाला देश था, बहुत श्रीमंत देश था। अंग्रेजों के आने से और विदेशियों के आने से यह देश गरीब हुआ है। विदेशी अगर नहीं आते ये देश में तो यह देश कितना अमीर था, मैं 2-3 माहिती देता हूं, जानकारी देता हूं, दस्तावेजों पर आधारित। भारत के बारे में 50,000 से ज्यादा दस्तावेज पिछले 12 साल में मैंने एकत्रित किए हैं, अलग अलग स्थानों से घूम घूम कर। लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी उसका नाम है। उस हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी में भारत के बारे में लाखों दस्तावेज हैं, उनमें से 50,000 हम लोगों ने इकट्ठे किए। वो दस्तावेज बताते हैं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे, विदेशी नहीं आए थे, तो भारत दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर का देश था, जिसकी आमदनी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा आमदनी वाला देश था। कितनी आमदनी थी? अंग्रेजों के आने के पहले तक इस देश की आमदनी पूरे दुनिया की आमदनी का 35% होती थी। माने जो टोटल वर्ल्ड इनकम है, पूरे विश्व की जो सकल आमदनी है, उसका 35% आमदनी अकेले भारत की थी। और दूसरी जानकारी कि दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था, उसमें भारत का सामान 33% बिक्री होता था। माने वर्ल्ड मार्केट में भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 33% होता था। अब विश्व के बाजार की कुल आमदनी का 35% भारत का था, और विश्व के बाजार में जितनी वस्तुएं बिकती थी उसका 33% भारत बेचता था। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व की लगभग 1/3 आमदनी भारत के पास थी, और विश्व का लगभग 1/3 एक्सपोर्ट भारत के कब्जे में था। दूसरा कोई देश अगर भारत के सामने था, कंपटीशन देने वाला था, वो चीन था। विश्व की कुल आमदनी का 27% हिस्सा चीन के पास था, 33% भारत के पास था। विश्व के बाजार में कुल 22 से 23% सामान चीन के बिकते थे, 33% सामान भारत के बिकते थे। अब जब कोई देश इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो ये कैसे संभव हो सकता है? कोई देश से निर्यात हो रहा है तो ये तभी संभव होता है जब उस देश में उत्पादन हो, नहीं तो निर्यात किस चीज का करेंगे? अगर प्रोडक्शन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? इसका अर्थ यह हुआ कि 33% एक्सपोर्ट था वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारे यहां प्रोडक्शन कुछ होता होगा। तो मैंने वो जानने की कोशिश की तो पता चला 36 तरह के इंडस्ट्रीज इस देश में चलते थे, जब इंग्लैंड में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्री शुरू हुई 1760 के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और भारत में इंडस्ट्रीज चलती थी अंग्रेजों के आने के बहुत साल पहले से।
और यहाँ जो 36 तरह के उद्योग चलते थे उसमें सबसे बड़ा उद्योग था लोहा बनाने का उद्योग। स्टील बनाने की इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी होती थी और लोहा सबसे अच्छा भारत में इसलिए बनता था क्योंकि लोहे बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है आयरन ओर, वो सबसे अच्छे क्वालिटी का भारत में ही है। भारत में 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है। एक कर्नाटक है, दूसरा झारखंड है, तीसरा आपका पड़ोसी छत्तीसगढ़ है, चौथा एक राज्य है बहुत छोटा सा, उसका नाम है गोवा। ये 4 राज्यों में बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है। और एक 5वां राज्य है जहां कुछ कम क्वालिटी का आयरन ओर निकलता है, वो है मध्य प्रदेश। और अभी पता चला है कि उड़ीसा में भी बहुत अच्छे कच्चे लोहे का भंडार है, जिसको निकालने के लिए और स्टील बनाने के लिए बाहर के देशों की कंपनियां जीभ लपलपाते यहां उड़ीसा में आ रही हैं। आपने देखा अभी नवीन पटनायक सरकार ने जो समझौते किए हैं विदेशी कंपनियों के साथ लोहा बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, ये बाहर की कंपनियां क्यों आ रही हैं? वो पॉस्को स्टील यहां क्यों आया? इसलिए कि अभी पता चल गया थोड़े दिन से कि उड़ीसा में भी लोहे का भरपूर भंडार है। अभी तक ये माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में ही कच्चा लोहा है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, मध्य प्रदेश में। अब पता चला उड़ीसा में भी बहुत अच्छा लोहा है और ऊंची क्वालिटी का है। इसलिए हर विदेशी कंपनी की नजर उड़ीसा पर लगी हुई है कि यहां आओ और कच्चा लोहा निकालो खोदकर और उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करो और उससे मुनाफा कमाओ। भारत में ये लोहे की उद्योग हजारों साल पुरानी है और लोहा बनाकर हम बेचने का काम बहुत साल से करते रहे हैं और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हजारों साल तक लोहे का ही रहा है। और आप सोचो कि जब हम लोहा बेचते थे आज से 500 साल पहले, तो बदले में हमको सोना मिलता था, चांदी मिलती थी, हीरे जवाहरात मिलते थे। उस जमाने में क्या होता था? करेंसी नहीं चलती थी, रुपया नहीं चलता था। हम लोहा बेचते थे, बदले में सोना मिलता था। लोहा बेचते थे, चांदी मिलती थी। लोहा बेचते थे, हीरे जवाहरात मिलते थे। आप सोचो दुनिया में ऐसा भी एक देश था जो लोहा बेचकर सोना कमाया। और 1000 साल हमने लोहा इतना बेचा कि भरपूर मात्रा में इस देश में सोना आ गया। और सोना इतना ज्यादा आ गया कि भारत के नागरिकों ने सोने का न सिर्फ अपने जीवन में इस्तेमाल किया, बल्कि बचे हुए सोने से इस देश में मंदिर बना दिए। सोने के मंदिर इसी भारत में मिलते हैं। दुनिया के किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है, दुनिया के किसी देश में सोने का गिरजाघर नहीं है। सोने के मंदिर इस देश में है। और आप क्या मानते हैं कि कितने सोने के मंदिर हैं? मैं जब भारत के विद्यार्थियों से पूछता हूं बताओ भारत में कितने सोने के मंदिर हैं, तो कहते हैं अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक, बस। इसके आगे बताओ तो मालूम ही नहीं। भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में 23,80,000 सोने के मंदिर हैं। और इन मंदिरों में या तो मंडपम सोने का है, या तो छत्रपम सोने का है, या तो दरवाजे सोने के हैं, या तो खिड़कियां सोने की हैं, या तो दीवारों पर सोने की कारीगरी की गई है, या तो भगवान की मूर्ति सोने की है, या भगवान की मूर्ति के ऊपर लगा हुआ छत्र सोने का है, या दानपात्र सोने का है, या रेलिंग सोने की है। ऐसे 23 लाख से ज्यादा मंदिर हैं जो सोने के इस्तेमाल से बने हैं। और इन मंदिरों में अभी कितना सोना आता है और 500 साल पहले कितना आता होगा, कल्पना करें। एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का, जहां हर साल आज भी 350 किलोग्राम सोने का दान आता है, इतने गरीबी के बाद भारत में जब 44 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, तब इस देश में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, जहां हर साल 350 किलो सोने का दान आता है। दूसरा मंदिर है वैष्णो देवी का, जहां हर साल 280 किलो सोने का दान आता है। ऐसे भारत में हजारों मंदिर हैं। जब 500 साल पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, तब इन मंदिरों में कितना सोने का दान आता होगा, सोचो। अब गरीबी के समय में इतना आता है, तब कितना आता होगा। और आपको शायद मालूम नहीं है, तिरुपति बालाजी के सोने के दान का, माने तिरुपति बालाजी के मंदिर में आए हुए सोने के दान का आंध्र प्रदेश की सरकार अपने बजट के लिए इस्तेमाल करती है। ये स्थिति हमारे मंदिरों की है। तो कोई देश सोने के मंदिर कब बनाता है? जब उस देश में जरूरत से ज्यादा सोना आता है। और जरूरत से ज्यादा सोना भारत में कहां से आया? भारत की जमीन में तो सोना पैदा होता नहीं है। भारत में सिर्फ एक जिला है कर्नाटक में कोलार, जहां सोना निकलता है, बाकी तो कहीं सोना निकलता नहीं है। ये सारा सोना विदेशों से आया है और पिछले 1000 साल जो हमने निर्यात किया लोहे का, एक्सपोर्ट किया, उसके बदले में ये सोना पाया है। ऐसा देश रहा है भारत। इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया। और सिर्फ लोहे का ही निर्यात नहीं होता था इस देश से, कपड़े का निर्यात होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसकी बहुत अच्छी थी, मसालों का निर्यात इस देश से बहुत ऊंचे स्तर पर होता था, दवाओं का निर्यात बहुत होता था। आयुर्वेद में 36 तरह के प्रोडक्ट्स थे जिनका एक्सपोर्ट होता था। उसके बदले में सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते थे और वो पैसा इतना अधिक था कि ये समृद्धशाली देश बना और ये सोने की चिड़िया देश बना। और ऐसे इतनी बड़ी लूटमार एक एक मंदिर की हुई तो संपत्ति कितनी रही होगी, समृद्धि कितनी रही होगी।
तो ये समृद्धशाली देश था, पैसा वाला देश था, श्रीमंत देश था, इसलिए विदेशी इसको लूटने के लिए आए। कुछ विदेशी आए अपनी सेनाएं लेकर इस देश को लूटने के लिए, कुछ विदेशी आए जिन्होंने सेनाएं लूटने के बाद इस देश में राज भी किया और लगातार लूटते रहे, और कुछ विदेशी ऐसे आए जिन्होंने कंपनियां बनाई और कंपनियों की मदद से लूटा और बाद में इस देश पर 250 साल राज किया। ये थे सब लुटेरे, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच लोग हो, चाहे मुगल बादशाह रहे हो, चाहे खैबर दर्रे से आने वाले इस्लाम को मानने वाले राजा रहे हो, ये सब लुटेरे थे, लूटने आए थे इस देश को। कोई देने के लिए नहीं आया था, कुछ यहां से ले जाने के लिए आए थे, और ये लूट होती रही और हम मूर्ख लोग हिंदुस्तानी अपने को लुटवाते रहे। और इस लूटवाने में हमारा जो एक सिद्धांत था वो सबसे ज्यादा मदद करता रहा, अतिथि देवो भव। जिसको भी कहो अतिथि देवो भव, माने कोई भी विदेशी लुटेरा आया, अतिथि देवो भव, आ जाओ भाई, खीर पूड़ी खाओ, लूट के लेके जाओ इस देश में। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि दक्षिण भारत में केरल राज्य में कालीकट का एक राजा था झामोरिन, उसने वास्को डी गामा को बुलाया, अतिथि देवो भव, और वास्को डी गामा ने पूरे कालीकट को लूटा और झामोरिन की हत्या करके वो कालीकट का राजा बन गया वास्को डी। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि गुजरात में सोमनाथ के राजा ने महमूद गजनवी को बुलाया, अतिथि देवो भव, और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के राजा की हत्या की और मंदिर को लूटकर 17 साल लगातार संपत्ति ले जाता रहा, अतिथि देवो भव। हमको ये मालूम ही नहीं है कि अतिथि लुच्चे होते हैं, लफंगे होते हैं, लंपट होते हैं, बलात्कारी होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं। हम मानते रहे कि अतिथि तो देवता होते हैं, होते थे सतयुग में, कलयुग में नहीं। रामचंद्र जी का जमाना था तो अतिथि देवो भव होते होंगे, कृष्ण के जमाने में अतिथि देवो भव होते होंगे, आज घोर कलयुग में अतिथि खतरनाक भी होते हैं। और हम अगर ये समझ पाते तो शायद अंग्रेज हमको लूट नहीं पाते और मुगल राजाओं की सल्तनत इस देश में चल नहीं पाती। क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए कि अतिथि भी लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, चोर लुच्चे लफंगे होते हैं। हमने हर अतिथि को आने दिया और लूट कर ले जाने दिया, और ये सिलसिला चलता रहा लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक। अब क्या हुआ? अब हमारे देश में फिर नेता ऐसे आ गए हैं जो विदेशियों को कह रहे हैं अतिथि देवो भव, आ जाओ फिर लूट के लेके जाओ इस देश। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ना, मनमोहन सिंह, ये तो बाहर वालों को बुलाने के चैंपियन है। नवीन पटनायक डिप्टी चैंपियन है, और ये दोनों जाते हैं विदेश यात्राओं पर और विदेशियों को बुला बुला खिलाते हैं, आओ भाई उड़ीसा को लूट के लेके जाओ, आओ भाई पूरे भारत को लूट कर लेके जाओ। ये मनमोहन सिंह पिछले साल 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए। लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक भाषण दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मनमोहन सिंह को डॉक्टरेट की डिग्री दी, तो बदले में इन्होंने वहां भाषण दिया, और भाषण सुनेंगे तो आपका शर्म से सिर झुक जाए, ऐसा भाषण दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों के लिए भारत का दरवाजा खोला था, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत को 250 साल उसने लूटा था, मैं दोबारा निमंत्रण देने आया हूं, मैंने भारत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, आप आइए और भारत को लूट कर लेके जाइए। ये मनमोहन सिंह का भाषण 8 जुलाई सन 2005 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोला गया। अगले दिन 9 जुलाई 2005 को लंदन के सब अखबारों में छपा कि भारतवासी 107 करोड़ लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, जो उनका प्रधानमंत्री इतनी गुलाम मानसिकता का है, जो अभी भी अंग्रेजों को भूला नहीं है और फिर बुलाने आ गया कि आओ और इस देश को लूट के ले जाओ। और आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जब से प्रधानमंत्री बना है तब से हर क्षेत्र इसने विदेशियों की लूट के लिए खोल दिया है। भारत में आइए, कोई भी क्षेत्र में लूटने के लिए आपका स्वागत है। तो अब परिणाम क्या हुआ? ये व्यक्ति जो आज भारत का प्रधानमंत्री है, यही व्यक्ति लगभग 5-6 साल तक वित्त मंत्री भी रहा इस देश का, 1991 से 96 तक। इसने भरपूर मात्रा में विदेशी कंपनियों को बुलाया। फिर इसके बाद जितने भी वित्त मंत्री आए उन्होंने भी इसी के रास्ते पर चलने का काम किया। यशवंत सिन्हा आए, उन्होंने भी विदेशियों को बुलाना शुरू किया लूट करवाने के लिए। तो पिछले 10-12 वर्षों से इस देश में नीति चला दी है, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और उसमें विदेशियों को बुला रहे हैं, लूट लूट के लेके जाओ, सारे दरवाजे खोल दिए हैं लूट के। और कितनी बड़ी लूट हो रही है इस देश की, कुछ उदाहरण आपको देता हूं ताजा ताजा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा भारत के हवाई जहाज जहां उतरते हैं और जहां से चढ़ते हैं, हवाई अड्डों को लूट करने के लिए विदेशियों को खोल दिया है। दिल्ली का हवाई अड्डा और बंबई का हवाई अड्डा दोनों विदेशी कंपनियों को लूटने के लिए दे दिया है। आप जानते हैं ये 2 हवाई अड्डों के पास 44,000 एकड़ जमीन है। आप जरा ध्यान से सुनना, दिल्ली हवाई अड्डा और मुंबई हवाई अड्डा दोनों के पास 44,000 एकड़ जमीन है, और 1 एकड़ जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है।
माने दोनों हवाई अड्डों के पास लगभग 90 से 95 हजार करोड़ रुपए की जमीन है और इन दोनों हवाई अड्डों को विदेशी कंपनियों को मात्र 5,500 करोड़ रुपए में दे दिया है। ऐसे लूटने के लिए इस देश को खोल दिया है। और अब जिस सरकार ने ये सारा धंधा किया, गोरख धंधा किया कि दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे विदेशी कंपनियों को दे दिए, वो विदेशी कंपनियां कह रही हैं कि हम यहां हर साल 1500-1600 करोड़ रुपए कमाएंगे। 40 साल के लिए उनको दोनों हवाई अड्डे मिल गए, तो 40 साल में 80 से 90 हजार करोड़ रुपए लूट कर लेके जाएंगे वो यहां से। ऐसे हमारा देश चल रहा है। और भला हो कम्युनिस्ट पार्टियों का, जिन्होंने ऐसे लूटखोर प्रधानमंत्री की सरकार को समर्थन दिया। मेरे बहुत सारे कम्युनिस्ट मित्र हैं, सीपीएम में, सीपीआई में। मैं कहता हूं आप सरकार गिराते क्यों नहीं? खुलेआम ये सरकार विदेशियों के हाथ में देश की लूट करवा रही है। 44,000 एकड़ जमीन जो 90,000 करोड़ रुपए की है आज के बाजार मूल्य पर, उसको मात्र 5 से 6,000 करोड़ में विदेशी कंपनियों को बेच दिया जिस सरकार ने। और आपका खून अभी भी नहीं खौलता है, सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? गिराते क्यों नहीं इस सरकार को? तो कम्युनिस्ट कहते हैं ये सरकार जाएगी तो दूसरी आएगी, तो आने दो। और दूसरी सरकार भी ऐसा करे तो उसको भी गिराओ, तीसरी करे उसको भी गिराओ, और तब तक गिराते रहो जब तक कोई ठीक सरकार इस देश में नहीं आ जाए। आपको क्या पड़ी है? आपको तो सत्ता में जाना नहीं है, आपको तो कुर्सी पर बैठना नहीं है, आपके मन में तो सत्ता का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर आप इस सरकार से मोह क्यों करते हैं इतना? गिरती है तो गिरने दो। कौन सी ऐसी खास बात है सोनिया गांधी में, कांग्रेस में, राहुल गांधी में, जिसका मोह आपको जकड़ के बैठा हुआ है कि हम इस सरकार को गिरने नहीं देंगे? भले देश को लूटने दे ये सरकार, हम इसको गिरने नहीं देंगे। ऐसी लूटखोरी मची है। आप सोचो, 2 हवाई अड्डे की 2 बड़ी विदेशी कंपनियां आ गई, एक अफ्रीका की है और एक यूरोप की है। दोनों लूटेंगी, लूट के यहां से पैसे लेके जाएंगे। हवाई अड्डे को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया, टेलीकम्युनिकेशन विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। टेलीकम्युनिकेशन कितना जबरदस्त लूटमारी का क्षेत्र है आपको अंदाजा है? इस टेलीकम्युनिकेशन में विदेशी कंपनियों को इन्होंने बुलाया। हज कंपनी आई, फिर उसके बाद 3-4 और विदेशी कंपनियां आई। इन कंपनियों ने, आपको याद है, 1-1 मिनट की कॉल 16 रुपए में करवाई है। आपको 1 मिनट बात किया आपने एयरटेल के फोन से, हज के फोन से, तो 16 रुपए दिया है। आज 1 मिनट की बात आपको 2 रुपए में, 3 रुपए में हो रही है। आप सोचो कितना लूटमार किया है इन लोगों ने। जो आज 1 मिनट बात फोन पर 3 रुपए में हो सकती है, तो आज से 3-4 साल पहले भी वो 3 रुपए में ही होती थी, लेकिन उसमें 14 रुपए लूटा जाता था आपकी जेब से। ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, लूट का खुला खेल हुआ है इस देश में। टेलीकम्युनिकेशन में भयंकर लूट किया इन्होंने भारत के, और उसमें पूरी 100% विदेशी पूंजी निवेश की खुली छूट है। ऐसे ही हमारे देश के हर सेक्टर को लूट के लिए छोड़ दिया विदेशियों के हाथ में। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनी आ गई, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आ गई, टूथपेस्ट के लिए आ गई, साबुन बेचने के लिए, मंजन बेचने के लिए, टमाटर की चटनी, आम का अचार बेचने के लिए, पाव रोटी, डबल रोटी, हर चीज विदेशी कंपनियां बेचें, उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। परिणाम क्या हुआ? 400 साल पहले एक कंपनी आई थी लूटने के लिए, अब भारत में 4,500 कंपनियां आ गई लूटने के लिए। 400 साल पहले एक कंपनी लूटती थी हर साल 70 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड, अब 4,500 कंपनियां लूटती हैं हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का धन। आजादी के पहले जितनी लूट होती थी, आजादी के बाद उससे 1000 गुनी ज्यादा हो रही है। और हम ताली पीट रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, और